गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 4th चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। एक वन शॉट लेक्चर होगा, डिटेल में हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे एंड अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आई कैन एश्योर यू आपको एनसीईआरटी में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले नहीं भैया, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एक्चुअली में किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बात आई है क्वेश्चंस की तो नोट्स को बच्चे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि डायरेक्टली उनको अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक हेडिंग है, उसके पॉइंट्स हैं, फिर उसके पॉइंट एक बड़ी हेडिंग है, पॉइंटर है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिससे 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आई हैड मेक श्योर कि उसके अंदर 6 पॉइंट्स हो तो कि तुम इजीली लिख पाओ। ठीक है, और ये नोट्स मिलेंगे कहां पे? तो ये नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है, बुक हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस है। तो 1947 के बाद से अगर हम देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है एंड उसके अंदर विद टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें ये पढ़नी है कि हमारे जो बहुत क्लोज नेबर है, जो बहुत ही ज्यादा खास दोस्त है हमारे, चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ हम कुछ पढ़ने वाले हैं बिकॉज उनसे काफी हद तक हमारा एक वियर्ड सा रिलेशनशिप रहा है, कभी बनी है तो कभी बिगड़ी है, बहुत सारे वॉर्स भी रहे हैं एंड उन वॉर्स ने कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी को फिर शेप किया है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि जब हमें आजादी मिल जाती है 1947 के बाद तो बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक है, एंड समहाउ ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड आवर फॉरेन पॉलिसी, जो भी हमने अडॉप्ट की। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ठीक है, वो हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था। ठीक है, अगर हम डोमेस्टिकली इंटरनली देखते हैं तो हमारा पार्टीशन हो गया था, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ गया था। ठीक है, दूसरा कश्मीर का इशू, जैसे हमें आजादी मिली थी 1947 के अंदर, उसके 8-9 महीने बाद ही 1948 के आई थिंक स्टार्ट में ही पाकिस्तान ने हालांकि बोला था कि वो कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो उसने अटैक कर दिया था, अपने इन्फ्लिट्रेटर्स घुसा दिए थे एंड उससे काफी सारा जो हमारा एरिया था वो पीओके बन करके उनके पास चला गया था। राइट, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था जो आज तक एक इशू ऑनगोइंग है। ठीक है, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू था, सेपरेटिज्म, बहुत सारे हमारे स्टेट्स थे, साउथ में भी बहुत सारे ऐसे वायलेंट ग्रुप्स बनने लग गए थे। राइट, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो ऑलरेडी थे ही, कुछ ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लग गई थी, जिसकी वजह से मतलब ऐसा कोई शांति प्रिय दिन या महीना नहीं जाता था, कभी यहां कुछ हो गया, कभी वहां कुछ हो गया। राइट, तो इंटरनली हम ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनेशनल लेवल पे देख लेते हैं कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दूसरा एंड ऑफ कॉलोनिज्म, तो इंडिया की जैसी और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो पहले कभी कॉलोनी हुआ करती थी उनको लिबरेशन मिल रही थी, तो वो एक फैक्टर था। राइट, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया था कि कोल्ड वॉर चल गया था। अब कोल्ड वॉर की वजह से 2 कैंप्स बनने लग गए थे। जैसे पाकिस्तान को जैसे ही आजादी मिलती है या जब भी वो पार्टीशन होता है, आजादी तो छोड़ो, उसका हमारे से बंटवारा जब भी होता है वो यूएसए को ज्वाइन कर लेता है। सिमिलरली और भी जो छोटी मोटी कंट्रीज थी वो ज्वाइन करने लग जाती है। राइट, तो हमारे सामने भी अब यही ऑप्शन आता है, यूएसए कहते हैं कि भैया हमें ज्वाइन कर लो, यूएसएसआर कहते हैं भैया हमें ज्वाइन कर लो, और हम ठहरे कि भाई 200 साल में तो तुम अंग्रेजों से हमने आजादी उठाई है, अब तुम बोल रहे हो कि आकर के हमें फिर से ज्वाइन कर लो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम दोबारा से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे, तुम दोबारा से हमारा यूज करोगे, हमारी टेरिटरी का यूज करोगे। राइट, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया ये जोड़े हाथ। ठीक है, 2 बिल्लियों की लड़ाई के अंदर बंदरबाजी मार जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया। हमने कहा कि यार क्यों ज्वाइन करें हम तुम्हें भाई, ना आपको ज्वाइन करके कोई फायदा है ना आपको ज्वाइन करके कोई फायदा है। राइट, हम सीधे साधे मानस हैं, हम तो सीधे रास्ते पे चलेंगे, हम किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। तो हमने चूज किया कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने एक ग्रुप बनाया था, हमने नहीं, कुछ और कंट्रीज ने साथ में मिलकर 4-5 कंट्रीज ने, वो सब इनमें से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था कि यार नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं हो रहे। ठीक है, तो उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रहे थे पंडित नेहरू, उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में भी और इंप्लीमेंटेशन में भी। राइट, तो क्वेश्चन आ गया ना कि कौन सी 4 फैक्टर्स डिफाइन करो विच समहाउ इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, अब पंडित नेहरू ने अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है तो उनके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला था कि यार हमने ये जो सबऑर्डिनिटी, राइट, इससे पहले ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, अभी हमारे पास राइट आया है कि हम खुद की सरकार चुनेंगे, खुद का रूल करेंगे। राइट, तो वो हम किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। अगर हम यूएसए को ज्वाइन कर लेते तो यूएसए अपनी चलाएगा, यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते तो यूएसएसआर अपनी चलाएगा।
हुकूमत इनडायरेक्टली उन लोगों की होगी और हमें उनकी माननी पड़ेगी, राइट। तो पहला गोल क्लियर था कि ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। हम नहीं चाहते कोई भी बाहर की पावर आकर के हमारी टेरिटरी को यूज करे किसी भी पर्सपेक्टिव से, भले वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना है या कुछ भी, ठीक है। तीसरा, कि हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यार हमें कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखने हैं अदर विद आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड इन द इंटरनेशनल एरेना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो यहां से हमारे 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कैंप्स। क्या ये इतना आसान था? मतलब 2 झुंड लड़ रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, और आप उसके बीच में से जा रहे हो, तो कभी इधर से धक्का लगेगा, कभी इधर से धक्का लगेगा, आपको बच के चलना है, ठीक है। तो वो आसान नहीं होता। तो हमने क्या डिसाइड किया, एट टाइम्स होता था कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। कभी यूएसए हमें लताड़ मार रहा होता था, तो कभी यूएसएसआर हमें लताड़ मार रहा होता था। तो जैसे कि एट टाइम्स ऐसा भी होता था कि हम बायस्ड हो जाते थे कि एक ग्रुप के साथ हमारी थोड़ी सी बनती है, तो हमने उसकी साइड ले ली, तो दूसरा वाला अब हमें आके ताने देगा या आकर के कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा। तो जैसे 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था उसके सुएज कैनाल को, तो हमने बहुत ही हंगामा मचाया था कि यार ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन यूएसए के ब्लॉक का था। पर सेम उसी साल जब यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक किया था, तो इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला, और इसीलिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था कि आप दिखाते हो कि आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली आप यूएसएसआर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, राइट। बट ये तो है, अब इस कलयुग में अगर जीना है तो हमें थोड़ी बहुत चालबाजी तो करके चलनी पड़ेगी ना, है ना। जब 1971 वाला वॉर हुआ, जब चाइना और पाकिस्तान फुल फ्लेजेडली सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, तो यूएसएसआर ही था भैया जिसने हमारी मदद की थी, राइट। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया। एट टाइम्स दोनों कैंप्स को बैलेंस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाता था, राइट। तो हमने टाइम पड़ने पर एड भी ली है, दोनों से ली है, यूएसएसआर से भी ली है, यूएसए से भी ली है, राइट। तो ये इतना इजी टास्क नहीं था न्यूट्रल रहना, है ना। तो हमें कभी कभार गधे को भी बाप बनाना पड़ता था। तो ऐसी थी कुछ हमारी सिचुएशन कि हमने न्यूट्रलिटी के पाथ को अडॉप्ट किया। एट टाइम्स चैलेंजेस आते थे, बट समहाउ द पॉलिसी वर्कड इन आवर फेयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अफ्रो एशियन यूनिटी। तो यूजुअली क्या हुआ था, 1947-48 के टाइम पे बहुत सारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को जो कॉलोनीज थी, उनकी जो पावर्स थी, जो भी जिन्होंने इनको कॉलोनी बना करके रखा था, इन सबको इंडिपेंडेंस सेम टाइम पे मिली थी, राइट। तो नेहरू या बाकी जो कंट्री के लोग थे, उन सबकी सेम सिचुएशन थी। जो चैलेंजेस हमारे पास थे कि इंटरनली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्सटर्नली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ऊपर से गरीबी भी एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। तो उन सबने सोचा कि यार सब साथ में मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट। तो हमारे काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, एशियन यूनिटी को या एशियो अफ्रीकन यूनिटी को काफी हद तक सपोर्ट किया है, राइट। तो टाइम टाइम पे कंट्री के लोग मिलते रहते थे। एशियन रिलेशन मीट हुई थी 1947 में। फिर इंडोनेशिया की फ्रीडम स्ट्रगल, उसको लेकर के इंडिया ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद इंडोनेशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बन गए थे। देन सिमिलरली जब साउथ अफ्रीका के लिए हमने अपार्थाइड को अपोज किया, तो वहां पे अच्छे रिलेशनशिप्स उनके साथ बन गए थे। तो ये कंट्री साथ में मिलने लगती है, साल दर साल ट्रेड करने लगती है एक दूसरे के साथ, कि यार साथ में ट्रेड करते हैं ना, एक दूसरे का फायदा कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक बांदुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 के अंदर इंडोनेशिया में, जहां पे काफी सारी ऐसी कंट्रीज आकर के मिली थी। और इसी बांदुक कॉन्फर्मेशन का नतीजा था कि आगे जाकर के नॉन अलाइनमेंट नेशन नाम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1961 के अंदर, जिसकी पहली समिट कहां हुई थी, बेलग्रेड के अंदर, सितंबर 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना नाम की फुल फॉर्म क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब पहली समिट हुई थी और कहां हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब हमने पढ़ लिया कि यार हमने पॉलिसी के अंदर ये अडॉप्ट कर लिया कैसे हम यूएसए और यूएसएसआर को बैलेंस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अपने नेबर्स के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप्स है। चाइना हमारे काफी क्लोज है ना, इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। तो चाइना के साथ हमारी बनती बिगड़ती रहती थी, बट 1950s में यहाँ पे इनका वो माउस रिवोल्यूशन खत्म हुआ था एंड समहाउ इसने भी अपना आइसोलेशन वगैरह खत्म किया था, तो रिलेशनशिप्स बनने लगते हैं। तो इंडिया और चाइना साथ में मिलने लगते हैं कि यार साथ में ट्रेड करते हैं, वही सेम चीजें, राइट। तो एक पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें 5 शर्तें थी जो पंडित नेहरू ने और ज़ोउ एनलाई ने साइन किया था। क्या हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, एक दूसरे की सबऑर्डिनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, है ना। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रेदर देन गोइंग ऑन वॉर, ठीक है। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे और पीसफुली को एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि चाइना है गद्दार, ठीक है। चाइना ठहरा चीटर, ठीक है, जिस पे आप कितना ही विश्वास कर लो उसने चीट ही करना है आपके ऊपर,
राइट। तो ये सारी जो कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले तिब्बत के इशू से स्टार्ट होती है। तो तिब्बत पहले एक सेपरेट एंटिटी की तरह होता था, राइट, बट 1950 में चाइना ने पूरा इसका टेक ओवर कर लिया था एंड ये बोला था कि यार हम इसको ऑटोनॉमी दे देंगे, राइट, कि टेरिटरी हमारी रहेगी, हम इसका सिक्योरिटी, डिफेंस, फाइनेंस ये सब चीजें मेंटेन करेंगे, लेकिन इनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि जो तिब्बत के लोग थे वो चाइना के अंदर नहीं मिलना चाहते थे, वो उसको काफी हद तक अपोज भी करते हैं, ठीक है, बट हमने इनके साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। तिब्बत से अब हमारा बहुत अच्छा लेना देना है, राइट, बुद्धिज्म, सॉरी, कल्चरल उसको लेकर के, राइट। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है यार, उनके पर्सनल मैटर में हम इंटरवीन नहीं करते, दिल कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है। फिर 1956 में दलाई लामा, जो यहाँ के एक हेड टाइप माने जाते हैं, एक अच्छी रिलीजियस फिगर होते हैं, वो इंडिया आते हैं ज़ोउ एनलाई के साथ, और वो आकर के बताते हैं कि यार हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, कि चाइना ऑपरेसिवली हमारे ऊपर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। वो दिखाता है बाहर से कि ऑटोनॉमी देगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो वहां पे अपनी ही डिक्टेटरशिप मेंटेन करना चाहता है। बट चाइना ने पहले एश्योर कर दिया था कि यार हम तिब्बत को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दे देंगे एंड ये अपनी सारी पावर्स को खुद ही एक्सरसाइज कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1958 के अंदर आर्म्ड अपराइजिंग होने लगती है तिब्बत में। लोग चाइना बेसिकली क्या कर रहा था, अपने चाइनीज सेटलर्स को ले जाकर के तिब्बत में बसा रहा था, ठीक है। एंड इससे इवेंचुअली हो ये रहा था कि उनके जो ट्रेडिशनल रिलीजन या जो कल्चर था वो अंडरमीन हो रहा था, राइट, एंड समहाउ उनका खुद का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा था, राइट। सो दे प्रोटेस्टेड। उसके बाद चाइनीज ने अपनी फोर्सेस उतार दी और उनको सप्रेस करना स्टार्ट किया। 1959 के अंदर दलाई लामा ने इंडिया के अंदर शरण ले रही है, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए थे, राइट। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि यार उसने शरण ली और आपने शरण दे दी, आपने तो बोला था कि आप हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं करोगे। बट यार तिब्बत के साथ अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं इंडिया की, तो वहां पे बुद्धिज्म इंडिया से वहां पे स्प्रेड हुआ था, बहुत सारे बुद्धिस्ट वहां पे रहते हैं, मेजरली मेजोरिटी में पॉपुलेशन वही है, राइट। सेकेंडली वहां पे माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, और मानसरोवर झील है, लेक है, राइट, जिसको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही बहुत ही ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट से वो जुड़ा हुआ है, राइट। सो तिब्बत एक्टेड एज अ बफर जोन, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे पिलग्रिम्स हर साल वहां पे जा रहे होते हैं, वहां के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे होते हैं, राइट। सो दैट वाज समथिंग जो कल्चरली और रिलीजियसली भी हमसे रिलेटेड है, राइट। तो अगर वहां पे लोगों के साथ ऑपरेशन हो रहा है एंड दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम अस, तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से इंडिया चाइना का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो गया, कि उन्होंने जिस तरीके से तिब्बत को इनेक्स करने की कोशिश की, तो वो जो एक हिस्टोरिकल बफर था दोनों कंट्रीज के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो गया, राइट। एंड सेकेंडली चाइना स्टार्टेड एलिगिंग इंडिया कि इंडिया जो है वो एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को अलाउ करता है विद इन इंडिया, तो उसकी वजह से चाइना को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो धीरे धीरे करके ऐसे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, और वो जो पंचशील एग्रीमेंट था उसका कुछ नहीं हो पाता है। चाइना अपना हिंदी चीनी भाई भाई करके भाईचारा दिखा देता है, 1962 के अंदर अटैक कर देता है, राइट। चाइना बेसिकली 2 एरियाज इंडियन टेरिटरी के क्लेम करता है, अक्साई चीन लद्दाख के अंदर, और काफी हद तक का अरुणाचल प्रदेश का स्टेट नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, रोड बना करके इन एरियाज को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। लेकिन जब तक बातचीत हो रही थी कि यार हम बातचीत करके सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमारा टेरिटोरियल इशू है, राइट। अब वो मैटर बातचीत से रिजॉल्व नहीं हुआ, उसके बदले में चाइना ने क्या किया, 1962 में हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमला बोल दिया, वॉर कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने अक्टूबर 1962 के अंदर काफी मैसिव इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया इन दोनों एरियाज के अंदर। पहला जो अटैक था वो लगभग 1 हफ्ते तक चला, और इसके अंदर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश का काफी सारा एरिया नेफा वाला कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वेव ऑफ अटैक आई वो नेक्स्ट मंथ आई थी, नवंबर में आई थी, राइट। एंड इसके अंदर भी उन्होंने काफी हद तक असम का एरिया पिन पॉइंट तक वो लोग पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने खुद ही यूनिलेटरल सीज फायर घोषित कर दिया और अपनी आर्मी को पीछे बुला लिया। अब इसमें होता यह है कि इंडियन आर्मी इस वॉर के लिए प्रिपेयर थी नहीं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे जिन्होंने इस चीज को बोला था कि यार चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन पंडित नेहरू का कहना था कि नहीं भैया, चाइना तो बेस्ट फ्रेंड है हमारी, ठीक है, वो धोखा नहीं देगी हमें, ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हिंदी चीनी भाई भाई गया, ठीक है। तो इससे हमारी जो इमेज थी उसके ऊपर बहुत ही गंदा इंपैक्ट पड़ा कि वो लगातार 1-1.5 हफ्ते हमारे ऊपर अटैक किए जा रहा है, हमारी टेरिटरी में घुसे जा रहा है, असम तक घुस गया है, अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया है, और हम बदले में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हमें अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री से असिस्टेंट लेना पड़ा, और इसके अंदर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बहुत सारे जो टॉप आर्मी कमांडर्स थे उन्हें रिजाइन करना पड़ गया, या फिर वो रिटायर कर दिए गए, कि उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया गया कि आप एक्चुअली में सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन, उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, राइट। और पहली बार हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, ठीक है।
एंड इसके बाद जब इलेक्शंस हुए 1964 में आई थिंक इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर काफी सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस ने अपनी सीट भी हार ली थी इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, अब इसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे एक पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी होती है, जो अच्छी खासी इलेक्शंस में चल रही थी, फर्स्ट सेकंड इलेक्शंस की, जब 1962 तक अच्छा खासा वर्चस्व बन चुका था। लेकिन अब ये भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक वो लोग थे जो चाइना को अभी भी सपोर्ट करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट उसने हमारे ऊपर इतना अटैक किया, तो उसका बन गया CPI-M, यानी जो माओ की पॉलिसी को सपोर्ट करती है, और एक जो नॉर्मल वाली थी वो बन गई CPI। ठीक है, तो यानी चाइनीज सपोर्टर्स ने हट के अपनी एक नई पार्टी बना ली, राइट। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई, तो वहां की लीडरशिप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होने लगे, क्योंकि बहुत सारा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे एक्चुअली में वहां पे जो लोग रहते थे उनके लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा है, राइट। तो यही था कि धीरे धीरे हमने उभरना स्टार्ट किया, बट इट टुक टाइम। तो 1950s के इंडिया के रिलेशनशिप का अगर पॉइंट आता है तो आप तिब्बत वाला इशू स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू विल राइट कि 1962 में कैसे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। 1962 के बाद काफी सालों तक हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ट्रेड नहीं हुआ, रिलेशनशिप्स बिल्कुल थम गए थे, राइट। 1976 में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप होना स्टार्ट हुआ। फिर 1979 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पे गए थे। फिर राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, आफ्टर नेहरू, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड चाइना। ठीक है, तो ये दो लोग गए थे, धीरे धीरे रिलेशनशिप्स ठीक होना स्टार्ट हुए। उसके बाद भी काफी सालों तक कुछ नहीं चला। फिर गालवान वाला कन्फ्लिक्ट हुआ, राइट, रिसेंटली मैं अभी भूल गई हूँ ईयर कौन सा था, एंड अभी मतलब बुक्स हमारी बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, हम अभी 1962 वाले वॉर को पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इशूज हो चुके हैं जहां पे चाइना की और इंडिया की बहुत बार बनी है, बहुत बार बिगड़ी है, राइट। गालवान इशू वाज वन सच इशू, तो मे बी इसके ऊपर अपडेटेड सिलेबस के अंदर एक पैराग्राफ हो जाना चाहिए था, राइट, कि गालवान इशू के अंदर क्या हुआ। दे अगेन ट्राइड एनेक्सिंग फ्यू ऑफ आवर टेरिटरी, बट नहीं सक्सेसफुल हो पाए इस बारी, राइट। सो रीसेंट इशूज का गैप है बहुत ज्यादा, राइट। तो ये ठीक है, तो आज भी इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। ये हमारी दूसरी बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसको जितना भी वो करो वो काबू में नहीं आती हमारे, राइट। तो एक प्रॉक्सी वॉर ब्रोकआउट हो गया था 1947 के अंदर, जब जैसे हमें आजादी मिली थी। उसके बाद अच्छा, उससे पहले ये है कि जब पार्टीशन हुआ था तो दोनों ही साइड पे बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे, बहुत सारी वुमेन्स को अबडक्ट कर लिया गया था, राइट। समहाउ गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया था कि जो पाकिस्तान में उस टाइम पे सरकार बन गई, जो इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, उन्होंने काफी कोऑर्डिनेट करके लोगों को उनकी फैमिलीज तक पहुंचाने की भी कोशिश की थी, राइट। इसके अलहदा हमारा एक वाटर डिस्प्यूट है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, इंडिया पाकिस्तान वाला, दैट वाज ऑल्सो काफी सालों तक चला। फिर 1960 में एक ट्रीटी हुई, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई जिसके अंदर आधे से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, बहुत कम पानी इंडिया को दिया गया, जबकि इंडस का पूरा जो फ्लो है वो इंडिया के अंदर आ रहा होता है। स्टिल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के साथ हमारा 1947 के अंदर ही 47-48 में एंड में एक वॉर हुआ जिसके अंदर पीओके उनके पास चला गया, ठीक है। फिर 1965 के अंदर एक वॉर हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, मुंह के बल हराया था। फिर 1971 में वॉर हुआ जिससे बांग्लादेश कंट्री बनी, उस टाइम फिर उसने हमसे लताड़ खाई। फिर 1998 के अंदर 8 में या 9 में करगिल वॉर हुआ, उसमें फिर से वो हमसे हारा। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर हम बात करते हैं तो उनके टेररिज्म के खिलाफ जो भी हमने किए हैं, ऑपरेशन उरी किया है, या फिर एयर स्ट्राइक थी और एक और थी, और नाम भूल गई हूँ, उरी था और एक और ऑपरेशन था ना, ठीक है। और अभी रिसेंट में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, राइट। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद से हमने इंडस वाटर का पानी भी बंद कर दिया था, उनको सप्लाई देना बंद कर दिया था, राइट। तो दैट इज एन रीसेंट अपडेट, बट अगेन हमारे एनसीईआरटीज में अपडेटेड नहीं है, ठीक है। बट वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। वॉर से क्वेश्चन बहुत रेयरली आ रहे होता है, राइट। अब तो बहुत ही पुराना टॉपिक आ गया है, कुछ 3-4 साल पहले आ रहे होते हैं, तो बट रिसेंट में तो नहीं आ रहे होते। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात अगर हम करते हैं 1965 वाले वॉर की, तो पाकिस्तान ने हमारे गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले एरिया के ऊपर कुछ आर्म्ड अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे, राइट। उसके बाद अप्रैल में ये हुआ था, फिर अगस्त सितंबर में उन्होंने जम्मू कश्मीर की साइड से भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी उनकी एक्टिविटीज चली रही थी, टाइम टू टाइम दे वर अटैकिंग वन और अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो शास्त्री उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया इंडियन ट्रूप्स को कि यार ऐसे बाज नहीं आएगा, ये इसको लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है, इसको बताना पड़ेगा। तो इंडियन ट्रूप्स ने काउंटर में ऑफेंसिव फायरिंग स्टार्ट की पंजाब बॉर्डर के अंदर, ठीक है। और फायरिंग इतनी तगड़ी थी कि वो पंजाब से लाहौर तक पहुंच गए थे,
ठीक है। और उसके बाद यूएन को इंटरवीन करना पड़ा था एंड फिर 1996 के अंदर ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन शास्त्री एंड अयूब खान। यूएसएसआर ने मेडिटेट करके करवाया था एंड यहाँ फिर उसके बाद ये वॉर फाइनली जाकर के खत्म होता है, राइट, ट्रीटी को साइन करके। लेकिन इसके अंदर एक सबसे खराब चीज ये हुई थी, जो हमारे उस टाइम की बहुत ही एक अच्छी लीडरशिप होती थी पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की, उनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में। एंड हम इतने घटिया हैं एज अ नेशन कि एक प्राइम मिनिस्टर हमारा जो दूसरे देश में जाता है, वहां पे जाकर के उसकी डेथ हो जाती है, और जब कंट्री में उनकी बॉडी आती है तो उसके ऊपर कोई पोस्ट रिसर्च होती नहीं है, राइट। उनका पोस्टमार्टम सही से नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या रीजन था। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है किसी भी कंट्री की, वो किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, जाकर के उसकी डेथ हो गई है, आपने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, राइट। सो ये एक बहुत ही खराब इंसिडेंट था, तो जो वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। तो इंपैक्ट बताना है इंडो पाकिस्तान वॉर का। अब यहाँ पे द पॉइंट इज कि आपको सिर्फ एक वॉर का नहीं बताना है, आपको बताना है कि 1947 में सबसे पहले हुआ, उसने पीओके को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर काफी सालों तक हमारे रिलेशनशिप ड्रेन रहे। फिर 1965 में उसने अटैक करने की कोशिश की, तो फिर वहां वो हुआ। फिर 1971 का भी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 1998 वाला वॉर हुआ। एंड रिसेंट अगर आप लिखना चाहते हो अपने आंसर को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, तो जो हमने दो एयर स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक की थी और एक और स्ट्राइक की थी, मैं नाम भूल गई, उरी और एक दूसरा था, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया था, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव इंपैक्टेड इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप टाइम एंड अगेन, है ना। बीच में एक वो हमने कौन सा कॉरिडोर बनाया था, मेरे को नाम नहीं याद है, कोई गुरुद्वारे के लिए बनाया था, राइट। तो कभी अच्छे रहे कभी बिगड़ते रहे, तो वो सब हमको इसको आंसर अच्छे से बना करके लिखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का कंटेंट इनफ नहीं होगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। यू हैव टू स्टे अपडेटेड, यू हैव टू राइट रीसेंट अपडेट्स टू, ठीक है। तो पहला हमारा 1965 में वॉर हो गया, 1947 में हो गया था कि उसने इन्फ्लिट्रेटर्स भेज दिए थे, जिससे हमारा पीओके उनके पास चला गया था और हम उसका कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए थे। फिर 1965 में उन्होंने हमारे पर वॉर करना स्टार्ट किया, जो हमारी आर्मी थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी, ठीक है। फिर होता है 1971 वाला वॉर। तो बेसिकली यही होता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर अवामी लीग जीत जाती है, राइट। लेकिन जो पाकिस्तान था वो इन इलेक्शंस को रद्द कर देता है, मानता नहीं है, ठीक है। एंड वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा तंग आ गए थे कि आप ना तो हमें पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हो, कि हमारा जो नेता जीत के आया, चुन के आया है, डेमोक्रेटिकली सेलेक्ट होकर के आया, आप उसको भी अरेस्ट कर रहे हो, उसको आप हमारा रूल नहीं करने दे रहे हो, आप हमारे ऊपर उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहे हो जबकि हमारी लैंग्वेज बंगाली है, आप हमारे ऊपर अपना कल्चर इंपोज कर रहे हो जबकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बट यहाँ पे धीरे धीरे वॉर होने लगता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स यही थी कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता था, उर्दू लैंग्वेज उनके ऊपर इंपोज की जा रही थी, डेमोक्रेटिक राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे, राइट। तो ये सब करने की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। लगभग 80 लाख रिफ्यूजी इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया को फिर इंटरवीन करना ही पड़ता है ना। तो पाकिस्तान की तरफ से यूएसए और चाइना उसको सपोर्ट करने के लिए आता है, और हमारी तरफ से यूएसएसआर हमें सपोर्ट करता है। और हमने यूएसएसआर के साथ उस टाइम पे फिर एक 20 साल की ट्रीटी भी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, राइट। एंड यूएसएसआर के सपोर्ट से हम बहुत सक्सेसफुल रहते हैं पाकिस्तान को हराने में और बांग्लादेश को एक नई कंट्री बनाने में, ठीक है। तो दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमारे पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर वाले फ्रंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इंडिया रिटेलिएट करती है। 10 दिनों के अंदर हमने तीनों तरफ से ढाका को घेर लिया था। इस बार हम ढाका पहुंच गए थे, पिछली बार हम लाहौर पहुंच गए थे, और 90,000 सोल्जर्स हमारी गिरफ्त में थे, ठीक है। तो पाकिस्तान इसको हार जाता है और बांग्लादेश को एक नई कंट्री बना दिया जाता है, और इंडिया एक शिमला एग्रीमेंट साइन करता है 3 जुलाई 1972 को। किसके बीच में होता है? इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में होता है, और फाइनली ये वॉर एंड होता है। तो जो ट्रीटीज है, ताशकंद ट्रीटी किस किस के बीच में हुई थी? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी ताशकंद, राइट। डेट्स, नेम्स किस किस के बीच में साइन हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, किसके लिए? 1971 वाले वॉर को एंड करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इंडिया का रोल बांग्लादेश वॉर में। ये हम अपनी जो पहली बुक है उसका 3rd या 4th चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ एशिया में भी पढ़ के आए, तो वहां पे भी इसका डिस्कशन है। तो वाइस एंड वर्सा दोनों बुक्स के अंदर एट टाइम्स कॉमन कंटेंट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद 1999 में एक वॉर होता है, करगिल वॉर। तो इसमें यही होता है कि अगेन कुछ मुजाहिदीन को भेजता है, वो एक ट्राइब होती है पाकिस्तान की, राइट। वो हमारे एलओसी से घुस करके कुछ हमारे करगिल वाले रीजन के अंदर कुछ कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। एंड हमें समझ में आता है कि इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, राइट, जिससे कन्फ्रंटेशन होता है दोनों कंट्रीज के बीच में। और हम वापस से जो एरियाज, जो लॉस्ट पॉइंट्स जो उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी इस वॉर के अंदर, हम दोबारा से उनको रिकवर कर लेते हैं, राइट।
बट ये जो वॉर था इसने काफी ज्यादा जो अटेंशन था, वर्ल्ड वाइड अटेंशन, वो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ ला दिया था, बिकॉज इस टाइम तक दोनों ही कंट्रीज ने न्यूक्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, दोनों के पास अब न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, राइट। तो काफी लोगों को डर था कि कहीं इनमें से कोई एक दूसरे पर अटैक ना कर दे, जिससे वॉर बहुत ही ज्यादा वायलेंट ना हो जाए, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है कि 1999 का वॉर होता है, उनके अगेन कुछ इन्फ्लिटेटर्स आकर के हमारी कुछ पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, बट वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, होपफुली ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम ये न्यूली एडेड एक टॉपिक है, ठीक है। तो नवंबर 1962 के अंदर हमने डिफेंस प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर दिया था, और 65 में हमने डिफेंस सप्लाईज का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर लिया था। सो आजादी के बाद से ही बहुत ज्यादातर जो नेता थे, ये जो भी हमारी लीडरशिप्स आई है, देवर इन द फेवर कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए, बिकॉज समहाउ अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर अगर आप होते हो तो दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करने से पहले 4 बार ही सोचती है कि यार, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सबसे एक्सप्लोसिव वेपन है, राइट। तो सिक्योरिटी टर्म्स के ऊपर आपको वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, ठीक है। बहुत ही कम देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि टोटल कितने देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके नाम भी लिखोगे। लिखना है मतलब लिखना है, नहीं आता गूगल करो, पढ़ो, दोबारा लिखो, याद हो जाएगा एक बारी में, ठीक है। तो हमने पहली बार 1974 में इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी लीडरशिप के अंदर एक बार फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने का ट्राई किया था, ऑल्दो वो हम इतना सक्सेसफुली नहीं कर पाए थे, राइट। पंडित नेहरू जो थे उनकी बहुत ज्यादा फेथ थी स्टार्ट से ही साइंस एंड टेक के अंदर, राइट। तो हमें ये देखने को मिलता है, तो उस टाइम तक 5 ही न्यूक्लियर पावर होती थी, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। अब ये 5 लोग बहुत शाणे बन रहे थे। ये 5 लोग कहते हैं कि भैया हम हैं स्कूल के बदमाश बच्चे, हम लेकर के आएंगे बेल्टे, हम अपने पास रखेंगे चेन्स मारने के लिए, लेकिन स्कूल में हम 5 बच्चे ही रखेंगे, बाकी कोई नहीं रखेगा, क्योंकि हम 5 गुंडे हैं। बाकी को हम कहेंगे कि यार ये अच्छा नहीं है, रखना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चेन नहीं रखनी चाहिए, लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी को डराएंगे कि नहीं रखना चाहिए और खुद रखेंगे, राइट। तो इन लोगों ने भी चतराई खेली कि यार हमें एक ऐसी पॉलिसी लेकर के लाते हैं और सब कंट्रीज को बोलेंगे कि यार इसको साइन करो, क्यों करो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है कि या तो आप बोलो कि हम भी अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेट्स बी अ नॉन न्यूक्लियर वेपन क्या प्लैनेट, ठीक है, या वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, बट आप तो शाने खेल रहे हो कि आप रखोगे और हमें नहीं रखने दोगे। तो हमने हमेशा से इसको अपोज किया, हमने इसको साइन नहीं किया, राइट। फिर हमने पहला जो किया था 1974 में, उसमें हम सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे। 1998 में जब हुआ, उसके अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो हमारा सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, राइट। और जैसे ही हमने किया तो पाकिस्तान ने तो हमें हमेशा से कॉपी किया है, फटाफट से उसने भी किया। अब ये नहीं पता कि उसके पास वेपन्स एक्चुअली में है या नहीं है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत सारी न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के पास क्या एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स है या ये लोगों को पागल बना रहा है, राइट। तो इसका आउटकम ये हुआ था, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे दोनों ही कंट्रीज के ऊपर कि आपने क्यों बनाए भैया। यूएसए का हमेशा से एक दादागिरी वाला एटीट्यूड रहा है, खुद आप न्यूक्लियर वेपन हो, खुद आप अपने आप को चाहते हो और आप सैंक्शंस लगा रहे हो, बट इट्स ओके, जो होना तो हो गया। वी हैव टू प्रिजर्व आवर इंटीग्रिटी, हमें भी चाहिए कि हमारे पास हो यार, हम इतने सॉलिड हो कि कोई बंदा हमारे तरफ मारने से पहले, आंख उठाने से पहले 4 बार ही सोचे, राइट। तो सैंक्शंस लगाते रहते हैं यूएस, ऐसे छोटी मोटी चीजों पे चलते रहते हैं, है ना। बहुत सैंक्शंस लगाए उसने इधर उधर, बट एट द एंड ऑफ द डे दुनिया खत्म नहीं हो रही है, दुनिया चल रही है, राइट। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी अगर हम बात करते हैं तो पहले वो पीस ओरिएंटेड होती थी कि कोई भी कभी भी हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, राइट। रिसेंटली हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया और कह दिया है कि यार अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि नो फर्स्ट यूज। अगर हमें लगेगा कि खतरा है, हमें सामने वाला दुश्मन हमारे मुंह को आ रहा है, कर सकते हैं यूज, तो बच के रहना, ठीक है। तो हमने रिवाइज कर लिया अपनी पॉलिसी को। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी करके एक ग्रुप बनाया काफी सारी कंट्रीज का, जो एक दूसरे को, जो ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, एनपीटी, सीटीबीटी, इनको अपोज करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर वाला, राइट। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, पंडित नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, राइट। हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल थे कि हमारी जिन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद हमने एशियन अफ्रीकन यूनिटी को डिस्कस किया, राइट। उसके बाद हमने चाइना के साथ हमारे जो वॉर्स हुए, कैसे रिलेशनशिप्स रहे, तिब्बत वाला इशू और 1961 वाला वॉर, उसको डिस्कस किया। देन वी मूव्ड ऑन टू पाकिस्तान,
जिसमें हमारे जो 3-4 वॉर्स थे हमने उसको डिस्कस किया। 1948 वाला, 47-48 जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, फिर 1965 वाला, फिर 1971 वाला और फिर 1999 करगिल वाला, राइट। उसके बाद हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को पढ़ लिया विच हैज बीन रिवाइज्ड। शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है, हमने कब पहला टेस्ट किया, 1974 में किया, ऑल्दो इट वाज सक्सेसफुल। पहला सक्सेसफुल कब किया, 1998 में किया, ठीक है, पोखरान में। अब लास्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड इजराइल का रिलेशनशिप। ये भी एक एडेड टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि रिसेंट में हमारे काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हमें इनके साथ देखने को मिला है। तो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज भी रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, एंड इंडिया वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे ज्यूज को कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, राइट। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स फाइनली हमारे 1992 में जब इजरायली एम्बेसी आई इंडिया के अंदर, तब हमारे बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स बनना स्टार्ट हुए, राइट। दोनों ही जो कंट्रीज के हेड है वो एक दूसरे को विजिट करते रहते हैं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर ही किया था, जब हमने इनका डोम यूज किया था, जो इजरायली डोम हमारे पास था, हाँ, उन्होंने उसके रिटेलिएशन में किया था ना, तो हमने इनका डोम यूज किया। तो बेसिकली इजराइल के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे हैं। इजराइल ने काफी हद तक अलग अलग फील्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। जब हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 370 हटाया था और उन दोनों को टेरिटरीज बनाया था, तो इजराइल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने वहां पे जाकर के टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया था, राइट। इसके अलावा मिलिट्री टर्म्स पे इजराइल हैज बीन रियली ग्रेट फ्रेंड टू अस। उसने बहुत सारे वेपन्स को हमें दिया है, वॉर्स में हमको हेल्प किया है। उसकी जो हमें टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो डॉम वाली टेक्नोलॉजी है, वो हमें उससे मिली है, राइट, विच इज वेरी रेयर, जो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है जिसकी एक भी मिसाइल इंडिया के ऊपर नहीं पड़ने देती। तो समहाउ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हमारे रहे हैं इनके साथ, हैं बेसिकली, एंड एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। जो दोनों नेशन है वो अलग अलग फील्ड्स में कॉपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी में, डिफेंस में, टेररिज्म को काउंटर करने में, स्पेस रिसर्च में, वाटर, एनर्जी या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो दैट इज मेजरली अराउंड फॉरेन पॉलिसी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली हमारी फॉरेन पॉलिसी रही क्या है, यानी उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स जो नेहरू के थे कि हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, सॉवर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, और हमें डेवलपमेंट करनी है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा होता है। एट टाइम्स वो जो तिब्बत वाला इशू होता है, चाइना के साथ वॉर वाला, वो आ जाता है 1962 वाला, और तिब्बत वाला। पाकिस्तान के साथ वॉर्स को हम ऑलरेडी बहुत बारी पढ़ चुके हैं, पिछले बुक में पढ़ा है, तो वो आ जाता है। और शॉर्ट नोट आ सकता है आपका न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।